हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर गाइज। जनरल फिजियोलॉजी के अंदर ये है अपना लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हीट बैलेंस और थर्मो रेगुलेशन के बारे में। और जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हीट बैलेंस और थर्मो रेगुलेशन एक ही चीज़ें हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन बोल रहे हैं। ये 37 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे ह्यूमन का मेंशन किया है। ह्यूमन के अंदर जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस बॉडी टेम्परेचर को क्या करना होता है? मेंटेन करके रखना होता है। मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि ये 37 डिग्री सेल्सियस से ना तो ऊपर जाना चाहिए और या ना ही नीचे आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ना तो राइज होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस से और ना ही फॉल होना चाहिए, ओके। तो इसको मेंटेन करके रखना है और इसी एबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन बोल रहे हैं, ओके। थर्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जो थर्मो रेगुलेशन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हीट रेगुलेशन बोल रहे हैं। हीट रेगुलेशन बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन को। देखो, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है, तो या तो हीट को गेन करेगा ऑर्गेनिज्म या फिर हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। मान लो बॉडी के अंदर हीट कम हो गई तो टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो उस टाइम बॉडी को क्या चाहिए? हीट चाहिए। बॉडी गेन करेगी उस टाइम हीट को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेगी। लेकिन जैसे कि हम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं तो बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो हीट क्या करती है? बॉडी क्या करती है? उस हीट को लॉस करती है। तो इस तरह से जो हीट का मेंटेनेंस है, यानी कि हीट को भी रेगुलेट करना पड़ता है, किसके लिए? टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो इसी वजह से हम थर्मो रेगुलेशन को ही क्या बोलते हैं? हीट रेगुलेशन बोलते हैं। जब हीट में बैलेंस बन के रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, जब हीट में बॉडी के अंदर बैलेंस रहेगा तभी टेम्परेचर बैलेंस रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके। अगर एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन जो है वो एक ऐसा एनिमल है जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। लाइक ह्यूमन एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर वेरी करता रहता है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी फिर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इस तरह से जो क्लाइमेट है उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी वेरी करता है। लेकिन फिर भी क्या, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज थोड़ी ना होता है। वो तो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होके रखता है, यानी कि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो बैलेंस करते हैं हीट गेन को और हीट लॉस को। और ये बैलेंस इनको कौन प्रोवाइड कराता है? जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी पर हम देखते हैं कि जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो स्किन लेयर्स है, जो फैट स्किन लेयर्स हैं, वो इस हीट गेन और हीट लॉस को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर रेगुलेशन के बेस पे बात करें और उनके एडेप्टेशन पे बात करें जो कि हीट गेन और हीट लॉस के लिए होते हैं, तो एनिमल को दो ग्रुप में क्लासिफाई करा गया है। एक तो होते हैं एंडोथर्म और दूसरे होते हैं एक्टोथर्म। लास्ट वीडियो में हमने एक्टोथर्म और एंडोथर्म को डिटेल में कवर करा था, लेकिन इस वीडियो में
फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि एंडोथर्म और एक्टोथर्म बेसिकली है क्या। एंडोथर्म को हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं, जो कि बॉडी के अंदर ही हीट का जनरेशन करते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के द्वारा, ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। एग्जाम्पल हम देखेंगे एंडोथर्म्स में आ जाते हैं मैमल्स और बर्ड्स। एक्टोथर्म की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं इनको, और इनके अंदर जो हीट का जनरेशन नहीं होता है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं हीट के लिए। और जो बॉडी का टेम्परेचर है इनका, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर एक्टोथर्म के एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर चले आते हैं एम्फीबियंस, फिश, लिजार्ड, स्नेक एंड अदर रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियंस हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सारे के सारे एक्टोथर्म होते हैं। यानी कि इन सब का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में चेंज होता रहता है। जो ये एनिमल है इनके अंदर लो मेटाबॉलिक रेट पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट है तो हीट का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन इतनी हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा कि वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन। इस थर्मोरेगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है? हमने देखा कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक ब्रेन का पोर्शन है ह्यूमन के अंदर, और ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करने में, सीक्रेशन में क्या करता है, कंट्रोल करता है उसको। बहुत सारे हॉर्मोन्स हो गए, उनको रिलीज करने में या सीक्रेशन में हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व रहता है। और ये जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी के काफ़ी फंक्शन के को कंट्रोल करता है, और उन्हीं एक फंक्शन के अंदर क्या है, थर्मोरेगुलेशन है। सो ये थर्मोरेगुलेशन को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। When there is small variation in internal body temperature, जैसे ही बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसके अंदर स्मॉल वेरिएशन देखने को मिलेगा, तब क्या होगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंड करेगा एक मैसेज को कि भाई इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रही है उसके अंदर। तो हाइपोथैलेमस को सीएनएस जो है वो एक मैसेज सेंड करेगा, और रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस क्या करता है, इस सिग्नल को बहुत सारी जो वेरियस सेल्स हैं उनके पास में, मसल्स के पास में, और बॉडी के जो अदर सिस्टम्स हैं उनके पास में ये भेजता है। ठीक है, इफ आवर बॉडी नीड्स टू वार्म अप, द मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इंक्लूड। अगर हमारी बॉडी को वार्म अप चाहिए, यानी कि अपनी बॉडी को अंदर से हीट को गेन करना है, तो क्या कौन कौन सी मैकेनिज्म्स होंगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन के जो अंडर ब्लड वेसल्स हैं, वो सिग्नल को रिसीव करती हैं और वो नैरोअर हो जाती हैं। और वो सिग्नल को कहाँ से रिसीव करेंगी, हाइपोथैलेमस से। और वो नैरो हो जाती है, और ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो हीट रिटेन हो जाएगी और अपनी बॉडी की जो इनर बॉडी है उसको वार्म कर देगी। इसको ऐसे देखते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, जो अंडर स्किन जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनको सिग्नल मिलता है और ये नैरो हो जाती हैं। जैसे ये नैरो होंगी तो यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और ये क्या कर लेंगी, हीट को रिटेन कर लेंगी, यानी कि एक तरह से हीट का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे। ये हीट को रिटेन करेगी और बॉडी जो इंटरनल बॉडी है वो वार्म हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल बॉडी जो है वो वार्म हो जाएगी। जो अंडर स्किन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं वो नैरो हो रही हैं, और नैरो होते ही वहाँ पे ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो रहा है और वो हीट को रिटेन कर रही है, और जो इंटरनल बॉडी है वो वार्म हो जा रही है। तो इस तरह से बॉडी को अगर वार्म करना है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वार्म अप के बारे में, तो हमें अगर बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मैकेनिज्म के द्वारा भी ऐसा हो सकता है। सेकंड जो है वो थर्मोजेनेसिस है।
थर्मोजेनेसिस में क्या होगा, दिस प्रोसेस इज मेनली सीन इन ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये जो प्रोसेस है ये लगभग सभी वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स है यानी कि एंडोथर्म एनिमल है उनमें देखने को मिलता है। जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट को, और ये हीट का प्रोडक्शन डिफरेंट वेज में हो सकता है, ठीक है, और वो अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। ये जो हीट रिटेन कर रहे हैं, ये जो हीट रिटेन कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे स्किन का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ में है, एनवायरनमेंट के साथ में है, ठीक है, स्किन का जो कांटेक्ट है वो एनवायरनमेंट के साथ में है। थर्ड जो है वो है हार्मोनल थर्मोजेनेसिस। इन दिस मैकेनिज्म द थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स टू रिलीज हार्मोन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज बॉडीज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, और क्या करेगी, वो ऐसे कुछ हार्मोन रिलीज कर देगी जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है, कुछ हार्मोन सीक्रेशन कर रही है। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे रेट बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर हीट का जो अमाउंट है वो क्या होगा, हीट अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है तो मैकेनिज्म्स क्या होंगी। तो वहाँ पे हमने वैसो कंस्ट्रक्शन देखा था, और यहाँ पे है वैसो डिलेशन। ये थोड़ा सा उल्टा होगा, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो रही थी और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है वो एक्सपेंड हो जाएंगी। इस प्रोसेस के अंदर जो ब्लड वेसल स्किन के अंडर प्रेजेंट हैं वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, और ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो कि क्या करता है, बॉडी के अंदर जो हीट है उसको रिलीज कर देगा। और रिलीज किसके द्वारा करता है, हीट रेडिएशन के द्वारा करता है। इसको देखते हैं वैसोडिलेशन को, कि जो अंडर स्किन जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही हैं। एक्सपेंड हो रही है मतलब फैल रही हैं, ठीक है। जैसे ही एक्सपेंड हुई तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ कि जो बॉडी की जो हीट थी ना, बॉडी की जो हीट थी वो रिलीज हो गई एनवायरनमेंट के अंदर। और ये रिलीज किसके द्वारा हुई, हीट रेडिएशन के द्वारा हो गई। ओके, आई होप समझ आया होगा। जो अंडर स्किन ब्लड वेसल प्रेजेंट है वो एक्सपेंड हो गई और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया एक्सपेंड होने की वजह से, और इस वजह से जो बॉडी का हीट है वो रिलीज हो गया थ्रू हीट रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्वेटिंग। स्वेटिंग सबको पता होगा, जैसे ही स्वेटिंग होता है तो क्या होगा, कूल डाउन होगा बॉडी। तो यहाँ पे जो स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो कि स्वीट को रिलीज करती हैं, जो स्वीट ग्लैंड्स होती है वो रिसीव करती है सिग्नल को, और स्वेट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट को रिलीज करते हैं, और जो अपनी स्किन है वो इवेपोरेट होती है, और उस वजह से क्या होगा, स्किन जो है वो कूल हो जाएगी। तो ये इवेपोरेशन जो होगा, स्वेटिंग होगा, तो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा स्वेटिंग के थ्रू। अगर स्वेट का बेसिक देखे तो अगर पर्सन में देखे, ह्यूमन के अंदर जो है वो 2.6 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है गाइज। 2.6 मिलियंस, काफ़ी होती है। सो स्वेट जो है वो किसका बना होता है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम आ गया, क्लोराइड आ गया, पोटेशियम आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्वेट जो है वो किसका बना होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है। सो गाइस, जब हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, वो जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देगा स्किन से, और वो स्टिमुलेट कर देता है स्वेट ग्लैंड्स को।
और इन रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो वाटर लॉस की जो प्रोसेस है, जो वाटर लॉस की रेट है वो बढ़ जाएगी थ्रू स्वेटिंग, क्योंकि जैसे ही स्वेट निकलेगा, पसीना निकलता है, तो अपनी बॉडी का जो वाटर है उसका भी लॉस होता है। ड्यूरिंग लो मॉडरेट इंटेंसिटी, जैसे जैसे कि कुछ लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, लाइक हम 1 घंटे से भी कम एक्सरसाइज करते हैं, तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मिनिमल लॉस होता है, उनका उनका लॉस बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो बॉडी है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्रॉम द स्वेट। स्वेट से जो है बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी इलेक्ट्रोलाइट्स को। लेकिन जब हम मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि 1 घंटे से भी ज़्यादा अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्वेट रेट जो जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वाली रेट की। ठीक है, स्वेट रेट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बॉडी जो है वो रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, अगर हम इम्पॉर्टेंस देखें थर्मो रेगुलेशन की, तो हम देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन का, वो क्या करता है, बॉडी को होम्योस्टेटिस स्टेज में रखता है या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रखता है। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या हुआ, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखेगा। इसका मतलब यही होता है कि बॉडी जो है वो होम्योस्टेटिस में रहती है। दिस प्रोसेस हेल्प इन कंट्रोलिंग द लॉस और गेन ऑफ हीट एंड मेंटेनिंग ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बाय द ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है ये हीट लॉस को और हीट गेन को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को बॉडी के अंदर। एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो अगर फॉल हो गया यानी कि डिक्रीज हो गया, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का ह्यूमन में, तो वो अगर फॉल हो गया यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पे चला गया या फिर उससे कम चला गया, तो हम देखते हैं कि जो पर्सन है उसके अंदर वो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, लो हो रहा है, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। यानी कि हाइपोथर्मिया जो इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी है उसके अंदर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। और इसके लिए कौन से फैक्टर काम करते हैं हाइपोथर्मिया के लिए? हाइपोथर्मिया के लिए मेटाबॉलिक कंडीशंस जो है वो इंक्लूड होती है, और जैसे कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन हो गया वो डिफेक्ट हो गया, या फिर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर किसी पर्सन ने अल्कोहल का यूज ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कुछ और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस टाइम ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि जो कार्डियक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी और इवन डेथ भी हो सकती है। एक होता है हाइपोथर्मिया जो कि हमने पीछे देखा, हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस था वो अगर 35 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम चला गया तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा। लेकिन एक होता है हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया में हमें क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज यानी कि वो 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया मान लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी बॉडी के लिए सही नहीं होता, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम भी ब्रेन डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है किसी किसी रेयर केस के अंदर। और इसके लिए कौन से फैक्टर काम करते हैं हाइपरथर्मिया में, जैसे कि एक्सरसाइजेज होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सरसाइजेज कर ली किसी ने, या फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया और डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेज हो गए और कुछ अदर इन्फेक्शन हो गए, ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से हाइपरथर्मिया हो सकता है। हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है इनकी वजह से। फीवर में तो अगर एग्जाम्पल हम देखें तो फीवर में तो हम देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हाई चला जाता है,
तो बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उस पर भी इफेक्ट करता है फीवर, डाइजेशन, हार्मोनल चेंजेज और अदर इन्फेक्शन। ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, यानी हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, थर्मो रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। थर्मो रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर है ह्यूमन में, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो या तो हाइपोथर्मिया होगा या फिर क्या होगा, हाइपरथर्मिया होगा। हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है, और इवन वो डेथ तक ले जाती है किसी भी ह्यूमन को। ठीक है, तो आई होप गाइस समझ आया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा, थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है और हीट बैलेंस क्या होता है वहाँ पे, और वो हीट गेन कैसे होगा, हीट लॉस कैसे होगा, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, जब वार्म अप चाहिए हमें बॉडी के अंदर तो हमें कौन कौन से मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं या फिर होती है अपनी बॉडी में, या फिर जब बॉडी को कूल डाउन करना होता है तब कौन से मैकेनिज्म होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हीट का जो एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज जो होता है, या फिर हम ट्रांसफर बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हीट को गेन कर रहे हैं या फिर हीट को लॉस कर रहे हैं। तो बॉडी से हीट एनवायरनमेंट से गेन कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म्स होती हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं, और वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।